अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डी ब्रॉगली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट, फ्रांसीसी साइंसदान थे जिन्होंने 1924 के अंदर एक थ्योरी पेश की। एक मैथमेटिकल फार्मूला इन्होंने अपने पीएचडी पेपर्स के अंदर पब्लिश किया था। इन्होंने कहा था कि भाई अगर लाइट अपनी पार्टिकल नेचर रखती है तो हो न हो पार्टिकल भी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर अपना वेव बिहेवियर जाहिर करेगा। ये कंसेप्ट प्रपोज करने के बाद इन्होंने कहा कि अगर मोमेंटम ऑफ फोटॉन, जिसे एच ओवर लैम्डा कहा जाता है, लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एच ओवर पी, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम हमेशा उसके मास और वेलोसिटी के हास्य ज़रब के बराबर होता है। मोमेंटम की जगह पर इसको रिप्लेस कर दें तो लैम्डा बराबर होगा एच ओवर एम वी। यहाँ पर एक बात को नोटिस करें बेटा, लैम्डा क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक वेव की प्रॉपर्टी है, जबकि वी वेलोसिटी स्पीड एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है और मास भी एक पार्टिकल रखेगा। तो यहाँ अगर हमें एक पार्टिकल दे दिया जाए तो उस पार्टिकल से जुड़ी हुई वेव और उसकी वेवलेंथ को बताया जा सकता है। अगर एक वेव हमें दे दी जाए तो उससे पार्टिकल की खसूसियात क्या कुछ जुड़ी होंगी, मतलब उसके मास उसका क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों को बताया जा सकता है। तो इसने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, लेकिन इस के पास किसी किस्म का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना होने की वजह से इसे उस वक्त रिजेक्ट किया गया। अब इस रिलेशन में से दो तरह की इंफॉर्मेशन निकलती है। एच कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, 1/mv इसे लिखा जाएगा। लैम्डा इनवर्स रिलेशन रखेगा मास के साथ और वही लैम्डा इनवर्स रिलेशन रखेगा स्पीड ऑफ पार्टिकल के साथ। तो ये इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। हायर द मैस, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी छोटी वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट होगी। जितनी कम स्पीड के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा होगा उतनी लार्जर उसकी वेवलेंथ होगी। तो ये दो रिलेशन आपने जहन में रखने हैं। अब इसे रिजेक्ट इसलिए किया गया, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, डेविसन और जर्मर, जिन्होंने आकर साबित किया कि वाकई में सब एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल्स अपना वेव बिहेवियर जाहिर करते हैं। इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कराए। हियर इज इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन को आप ब्रीफली तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के अंदर सीआरओ के लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक हीटिंग फिलामेंट होता है, हीटिंग फिलामेंट। इस हीटिंग फिलामेंट का काम क्या होता है कि ये कैथोड को गर्म करता है, हीट द कैथोड। जैसे ही कैथोड हीट अप होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। अब फर्दर आगे एनोड को अपोजिट पोटेंशियल दिया जाता है। एनोड, अपोजिट से मुराद क्या है कि यहाँ कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एनोड को पॉजिटिव रखा जाएगा। पॉजिटिव और हाई पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से ये सारे के सारे जितने भी कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको एक्सेलरेट करा लेगा। एक्सेलरेट करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे निकल की क्रिस्टल के ऊपर इन्होंने फॉल कराया, निकल के क्रिस्टल के ऊपर, और ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन की बीम जैसे ही इस निकल क्रिस्टल से टकराती है तो एक ख़ास एंगल के ऊपर डायफ्रैक्ट हो जाती है। हालांकि डायफ्रैक्शन प्रोसेस जो है वो स्पेसिफिकली तौर पर वेव्स के लिए था। वेव्स अपनी डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज जाहिर करती हैं। यहाँ तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल की जा रही है। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हैं, जबकि एक्स रेज उनको इन्होंने कहा था कि भाई ये क्या हैं, वेव्स हैं, और एक्स रेज ही निकल क्रिस्टल्स में से डायफ्रैक्ट हो जाती थी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डायफ्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी वेव प्रॉपर्टी कैसे जाहिर कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए इन्होंने कैलकुलेशंस की। थियोरिटिकल कैलकुलेशंस के अंदर
हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है। इसके मुताबिक यहाँ आने वाली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखें, आपके पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने अप्लाई किया था, तकरीबन 54 वोल्ट के करीब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को एक्सेलरेट कराया गया था। ग्लांसिंग एंगल 65 डिग्री के ऊपर ये डायफ्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस 55 वोल्टेज के ऊपर अगर पोटेंशियल की तारीफ की जाए तो हमेशा ये वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। आप वर्क डन यूनिट चार्ज के ऊपर जो हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में रेशो बनाएंगे तो ये पोटेंशियल के बराबर बन जाता था। वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, क्यू वी इसे लिखेंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज ई के बराबर और जो वोल्टेज या पोटेंशियल वी अप्लाई किया गया है, तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वीई, यहीं से रिलेशन लिया गया है, बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लें, 2VE इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ से m से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ m स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों से m स्क्वायर v स्क्वायर और इधर से 2mVE बन जाएगा। स्क्वायर खत्म करना है तो अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ से और इधर से स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। डी ब्रागले हाइपोथेसिस के मुताबिक लैम्डा बराबर होता है h ओवर एम वी के। h ओवर एम वी की वैल्यू को रिप्लेस कर दें 2mVE और इसका अंडर रूट। अब यहाँ से h प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड के अंदर। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने अप्लाई किया था, जहां इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराते हुए ये ले आए थे, ये 54 वोल्ट के बराबर था। अब इस 54 वोल्ट के ऊपर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर ये हो, मास उनका ये हो, प्लांक्स कांस्टेंट ऑलरेडी हम जानते हैं, तो लैम्डा वो वेवलेंथ जब इन्होंने कैलकुलेट की तो ये थी 1.66 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। 10⁻⁻10 ये 1 आंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। जब इसकी वैल्यू ये थ्योरेटिकली तौर पर कैलकुलेट की गई तो इसे फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ इन्होंने मैच कराया। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अंदर इन्होंने ब्रैग्स लॉ को अप्लाई किया। ब्रैग्स लॉ, एक साइंटिस्ट ब्रैग्स जिन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन फ्रॉम द निकल क्रिस्टल्स, इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इन्होंने वो अपनी इक्वेशन बताई थी कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिस्टल्स में से डायफ्रैक्ट होती हैं, और आप अगर उनकी डायफ्रैक्शन प्रोसेस में से एक रिलेशन निकालना चाहें तो इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी जिसे अपने ही नाम से मंसूब किया था और इसे कहा जाता है ब्रैग्स लॉ। 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ये वो इक्वेशन थी जो उन्होंने। अब एक्सरे डायफ्रैक्शन से निकल क्रिस्टल के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो लेयर ऑफ एटम्स के दरमियान में स्पेस क्या है, इनके दरमियान में सेपरेशन क्या है, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये 0.91 10⁻⁻10 मीटर के बराबर थे, या इसे लिखा जाता है 0.91 आंगस्ट्रॉन्ग। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एक्सरे डायफ्रैक्शन से, एक्सरे टेक्निक से। और वो ग्लांसिंग एंगल जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो था 65 डिग्री। अगर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन कंसीडर कर ली जाए उस वक्त m की वैल्यू 1 होती है, तो यही ब्रैग्स लॉ 2d की वैल्यू को 0.91 10⁻⁻10 साइन 65 डिग्री, m की जगह पर 1 को पुट कर देंगे और इधर से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की जब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो ये 1.66 10⁻⁻10 मीटर के अंदर थी। जब इसको आंगस्ट्रॉन्ग के अंदर बदलेंगे तो लैम्डा बराबर होगा 1.66 आंगस्ट्रॉन्ग के बराबर। यहाँ गौर कीजिए, डेविसन और जर्मर ने थ्योरेटिकली तौर पर और फिर जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की कैलकुलेशन की तो ये दोनों मैच कर गए। अब इन्होंने किसी सिंगल वन एक पार्टिकल के लिए नहीं इनको परफॉर्म किया, इन्होंने चेंज कर दिया। इलेक्ट्रॉन बीम की बजाय इन्होंने प्रोटॉन बीम इस्तेमाल की, न्यूट्रॉन बीम इस्तेमाल की, हीलियम न्यूक्लियाई इस्तेमाल किए, इवन के हाइड्रोजन एटम्स इस्तेमाल किए। तो सब के लिए जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो रिजल्ट एक था। रिजल्ट से थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों आपस में मैच कर जाती थी, जो ये साबित कर रही थी कि अगर ये पार्टिकल सब एटॉमिक लेवल के ऊपर डायफ्रैक्शन प्रोसेस में से गुजर रहे हैं तो डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी तो एक वेव की है,
तो इसका मतलब ये पार्टिकल सब एटॉमिक लेवल के ऊपर अपना वेव बिहेवियर ज़ाहिर कर रहे हैं। वो बात जो डी ब्रॉगली ने कही थी। डी ब्रॉगली ने कहा था ना कि भी हो ना हो, पार्टिकल को भी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर अपना वेव बिहेवियर ज़ाहिर करना चाहिए, और एक मैटर के पास हमेशा डुअल नेचर होती है, दोहरी खसूसियात होती हैं। ये हमेशा कभी अपना पार्टिकल बिहेवियर सामने लेके आता है और मैटर कभी अपना वेव बिहेवियर सामने लेके आता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो बात कंफर्म की इन्होंने जो डी ब्रॉगली पहले कह चुके थे, उनकी बात का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन्होंने आकर पेश किया। तो 1927 के अंदर 1927 के अंदर डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जबकि इस एक्सपेरिमेंट को पहले जेपी थॉमसन परफॉर्म कर चुके थे। जेपी थॉमसन चूँकि इसे एक्सप्लेन न कर सके कि किस तरह से ये एंगल्स बन रहे हैं और ये मैच न करा सके, इसीलिए जेपी थॉमसन और डेविसन को 1937 के अंदर इन दोनों ने नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था। इसके बाद एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन अहम बनता है। सवाल वो आपसे करता है, वी डू नॉट ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर बुलेट एज इलेक्ट्रॉन टच। हम बुलेट के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं देखते जैसा कि इंटरफेरेंस पैटर्न इलेक्ट्रॉन दिखा रहे होते हैं? उसका जवाब बेटा ये है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक जितना ज़्यादा मास होगा उससे जुड़ी हुई वेवलेंथ भी कम होगी। अब मास अगर बढ़ता चला जाए, वेवलेंथ शॉर्टर होती चली जाएगी। बुलेट के लिए भी हमारे पास यही चीज़ सामने आती है। बुलेट का इतना मैस होता है कि इससे जुड़ी हुई जो वेवलेंथ है वो इतनी शॉर्टर हो जाती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए कभी भी हम बुलेट के लिए वेव बिहेवियर नहीं देखते। अगर ये वेव के तौर पर एक्ट करती तो लाजमी इसे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाना होता। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाती तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल ही रहती है, वेव की प्रॉपर्टी अपनाती ही नहीं है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ लार्ज मैसेज, वो आपके पास एग्जाम्पल को चेंज कर सकता है। मैंने इसी बुलेट के लिए इसको कंसिडर कर दिया है और पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये एग्जाम्पल दी हुई है, तो मैं समझा भी आपको वहीं से रहा हूँ। अब आपके बाकी जितने बोर्ड्स हैं उसके अंदर डिफरेंट हो सकती है, तो परेशान नहीं होना बेटा। हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि किस तरह से मास के बढ़ने की वजह से वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है। फर्ज कर लेते हैं कि बुलेट का मास है 20 ग्राम और इसको किलोग्राम्स में बदलेंगे तो 20 × 10⁻³ किलोग्राम्स के अंदर ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब अगर फर्ज किया जाए कि बुलेट की स्पीड है 330 मीटर फी सेकंड, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक लैम्डा बराबर है h/mv। h/mv, h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻³ डिवाइडेड बाय मैस बुलेट का 20 10⁻³ और स्पीड जो अभी हमने बताई है ये 330 मीटर फी सेकंड है। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है ये 1 10⁻34 मीटर के बराबर आती है। अब ये इतनी वेवलेंथ शॉर्टर है कि इसको डिटेक्ट करना मुमकिन नहीं है। इतनी शॉर्टर वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है बुलेट के साथ, तो इसीलिए ये कभी बुलेट अपना इंटरफेरेंस पैटर्न जाहिर नहीं करती। ये एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, कभी वेव के तौर पर अपना बिहेवियर सामने लाती ही नहीं है। ये पहली बात आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात, वेवलेंथ ऑफ स्मॉल मैसेज। अगर छोटे मैसेज हमारे पास हों, जैसा कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर अभी हमने इलेक्ट्रॉन देखे, प्रोटॉन के लिए, अगर इनके लिए परफॉर्म करना चाहेंगे, लेट से फर्ज कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो स्पीड है 1 10⁻6 मीटर फी सेकंड है, ये इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक लैम्डा बराबर होता है h/mv। h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻34, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 और स्पीड इसकी अभी कंसीडर की गई है 1 10⁻6। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 मीटर। ये इतनी वेवलेंथ है जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर इस वेवलेंथ के साथ कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो ये हमेशा अपने वेव बिहेवियर को सामने ज़रूर लेके आएगा। ये इंटरफेरेंस पैटर्न में से ज़रूर अपने अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखा रहा होगा, वेव बिहेवियर अपना सामने ज़रूर लेके आता है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है ये इतनी लार्जर है, इजीली डिटेक्ट हो सकती है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न ज़रूर देख रहे होते हैं। जबकि वहीं बुलेट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो जाने की वजह से
कभी वो अपना इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाती, इसीलिए वो एज अ पार्टिकल हमें दिखाई देती है। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट, डी ब्रागले हाइपोथेसिस और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस को फिर दो साइंटिस्ट जिन्होंने साबित किया। इसके बाद इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर मैटर हमेशा अपनी दोहरी खसूसियात ज़ाहिर करता है। ये कभी पार्टिकल के तौर पर एक्ट करता है, तो कभी ये अपना वेव के तौर पर बिहेवियर ज़ाहिर करता है, अपना वेव बिहेवियर सामने लेके आता है, जिसे बाद में नाम दिया गया डुअल नेचर ऑफ मैटर। और कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, एक बात और भी बेटा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बैक वक्त किसी एक एक्सपेरिमेंट से इसकी एक ही प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, एक ही वक्त में एक ही एक्सपेरिमेंट से इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखना नामुमकिन है। और ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाता, इससे इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।